डॉक्टर ऑर्थो प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। प्रायोजक पतंजलि हनी, प्योरिटी के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर 100% खरा। और पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, 5 का पंच आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। पाकिस्तान अब भारत के खिलाफ सिर्फ सीमा पार आतंकवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया, ड्रग्स और हथियारों के जरिए भारतीय युवाओं को अपने नेटवर्क में शामिल कर एक बेहद खतरनाक मॉड्यूल नार्को टेररिज्म पर काम कर रहा है। इसके लिए नए नए ऑफर्स भी चलाए जा रहे हैं, जिनमें सबसे चर्चित है 5 किलो ड्रग्स खरीदो, 1 पिस्टल फ्री पाओ। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, आतंकी संगठन और वहां के कुख्यात गैंगस्टर से बने आतंकी शहजाद भट्टी इसी खेल को राजस्थान पंजाब बॉर्डर के रास्ते से अंजाम तक देने में जुटे हैं। हाल ही में इसी खतरे को देखते हुए केंद्रीय एजेंसियों के इनपुट पर राजस्थान एटीएस ने राजस्थान के 20 जिलों में एक साथ बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया। कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए। देश भर में 900 से ज्यादा युवा इस नेटवर्क से जुड़ चुके हैं, जिनकी पहचान करने और धरपकड़ में सुरक्षा एजेंसियां जुट गई हैं। आज 5 का पंच में चर्चा का मुद्दा यही है, बॉर्डर पर नापाक साजिश, नार्को टेररिज्म। चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए चौंकाने वाली ये रिपोर्ट। पाकिस्तान की नई साजिश, पाकिस्तान का नया नार्को टेरर मॉडल, सोशल मीडिया से भर्ती ड्रग्स के साथ हथियार फ्री। पाकिस्तान न केवल सीमा पार से आतंकवाद और नशे की तस्करी को बढ़ावा देने की कोशिश करता है, बल्कि अब पाकिस्तान का नया नार्को टेरर मॉडल सामने आया है, जो सोशल मीडिया, ड्रग्स और हथियारों के जरिए युवाओं को नेटवर्क में शामिल कर रहा है। ये सारा खेल पाकिस्तान में बैठा कुख्यात आतंकी शहजाद भट्टी और उसके नेटवर्क का है, जो भारतीय युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए अपने जाल में फंसा रहा है। एजेंसियों के अनुसार देश भर में करीब 900 से ज्यादा युवा इस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। पेपर टास्क मॉडल से युवाओं की भर्ती। शहजाद भट्टी का नेटवर्क पेपर टास्क मॉडल के जरिए काम कर रहा था। युवाओं को छोटे छोटे काम देकर उनके बदले पैसे दिए जाते थे। इनमें संवेदनशील जानकारी जैसे सरकारी इमारतों, सैन्य प्रतिष्ठानों और सामरिक महत्व के स्थानों की फोटो वीडियो बनाकर भेजना भी शामिल है। इस तरह राजस्थान और अन्य राज्यों की महत्वपूर्ण जानकारियां पाकिस्तान तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। इसके लिए युवाओं को सीधे संपर्क करने के बजाय डार्क वेब ब्राउजर, ऑटो डिलीट चैट एप्लीकेशन और गेमिंग सर्वर आधारित प्राइवेट चैट रूम का इस्तेमाल किया जाता था, ताकि बातचीत का कोई रिकॉर्ड ना बचे। इसमें देखिए क्रॉस बॉर्डर, इसमें यहाँ से वाया ये ड्रोन के जरिए यहाँ पे हथियार और जो ड्रग्स है उसकी तस्करी की जा रही है, जिसमें बेसिकली राजस्थान से होते पंजाब भी जा रही है और राजस्थान में भी आ रही है। इसमें नशे के ऊपर कार्रवाई एनटीएफ के द्वारा लगातार की जा रही है, और इसमें जो लोकल गैंगस्टर्स और ये लोग हैं उनको चिन्हित करके एजीटीएफ द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, और जो गैंग से इनका लिंक है उनकी सूची बनाई जा रही है और उन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है, और जो लोग इन्वॉल्व रहे उन पर कार्रवाई की जा रही है। सोशल मीडिया को बना रहा आतंक का हथियार। शहजाद भट्टी भारतीय युवाओं को पहले सोशल मीडिया पर जोड़ता है, बाद में उन्हें पैसे, हथियार और गैंगस्टर लाइफस्टाइल का लालच देकर अपने नेटवर्क में शामिल करता है। इसके बाद रैकी, फायरिंग, ग्रेनेड अटैक, टारगेट किलिंग और अन्य आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है।
शहजाद भट्टी को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़ा माना जाता है और उसका नेटवर्क लंबे समय से भारत विरोधी गतिविधियों में सक्रिय है। 5 किलो ड्रग्स खरीदो, 1 पिस्टल फ्री का ऑफर। पाकिस्तान से जुड़े ड्रग्स और हथियार तस्कर भारतीय गैंगस्टर्स और अपराधियों को 5 किलो ड्रग्स खरीदो, 1 पिस्टल फ्री पाओ जैसे ऑफर दे रहे हैं। एजेंसियों का मानना है कि एक सुनियोजित नार्को टेरर मॉडल है जिसमें ड्रग्स के जरिए कमाई और हथियारों के जरिए हिंसा को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान बॉर्डर बना तस्करी का बड़ा कॉरिडोर। राजस्थान और पंजाब से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से आने वाले ड्रग्स और हथियारों की बड़ी ट्रांजिट लाइन बनती जा रही है। हाल के महीनों में कई मामलों में पाकिस्तान से भेजी गई हेरोइन और मेथाम्फेटामाइन की बड़ी खेप पकड़ी गई है। कभी ड्रोन के जरिए सीमा पार पैकेट गिराए जा रहे हैं तो कभी स्थानीय नेटवर्क के जरिए इन्हें पहुंचाया जा रहा है। श्रीगंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर जैसे सीमावर्ती जिलों में कई बार ऐसी गतिविधियां सामने आ चुकी हैं। पाकिस्तान से आने वाली नशे की खेप सबसे ज्यादा पंजाब तक पहुंच रही है। ड्रग्स और हथियारों का एक गठजोड़ केवल कानून व्यवस्था का मामला नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है। इसी खतरे को देखते हुए केंद्रीय और राज्य एजेंसियां लगातार निगरानी बढ़ा रही हैं। आशुतोष शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। तो आखिर ये सब चल कैसे रहा है? पाकिस्तान में बैठा हुआ कोई व्यक्ति आखिर किस तरह से साइकोलॉजिकली यहाँ के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है और कैसा नैरेटिव पेश करता है जिस वजह से यहाँ के युवा जो हैं वो आसानी से इनके शिकार हो रहे हैं। चर्चा करते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सबसे पहले मेजर जनरल अनुज माथुर जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। मुकेश चौधरी साइबर एक्सपर्ट हैं और डॉक्टर मनीषा गौड़ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। मैं डॉक्टर मनीषा आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगी कि एक व्यक्ति जो कि दूसरे देश में बैठा हुआ है वो यहाँ पे कैसे रील्स के जरिए या रिलीजियस नैरेटिव के जरिए गैंगस्टर की तरह से बनकर दिखाना, एक रील बनाना, कैसे हमारे युवाओं को ब्रेन वॉश कर रहा है? देखिए, जो बाहर बैठे हैं लोग, वो लोग युवाओं को टारगेट करने से पहले वो लोग ये देखते हैं, पहले उनका मंसूबा ये रहता है कि वो देखें कि कौन से बच्चे हैं। युवाओं को टारगेट करना इतना आसान नहीं होता जितना एडोलेसेंट्स, जो किशोर होते हैं, उनको टारगेट करना होता है। तो जितने भी बच्चे किशोर अवस्था में होते हैं उनको वो लोग टारगेट करना, उनको देखना शुरू करते हैं, उनको चेस करना शुरू करते हैं, क्योंकि किशोर अवस्था में मनोबल को तोड़ना, किसी को भी अपनी ओर आसानी से ले लेना, अपनी ओर आकर्षित करना आसान हो जाता है। बच्चों को ये, किशोरों को ये प्रलोभन देना कि उनको नाम मिलेगा, बच्चों को, किशोरों को ये प्रलोभन देना कि वो आसानी से पैसा कमा सकते हैं, किशोरों को ये प्रलोभन देना कि हम लोगों को, आपको पैसा भी मिलेगा, आपको नाम भी मिलेगा, आपको एक रिकॉग्निशन मिलेगी, आप एक बहुत अच्छी पार्टी के अंदर शामिल हो जाएंगे। तो जब ये चीज उनके अंदर धीरे 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 डाली जाती है, तो जब तक वो युवावस्था में आते हैं तब तक वो बहुत स्ट्रॉन्ग एक आइडेंटिटी से अपने अंदर इवॉल्व हो जाते हैं कि वो उस जगह शामिल हो जाते हैं। धीरे धीरे उनको इस और आकर्षित किया जाता है कि देखो कि किस तरह से ये हथियार हैं जो आपको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, या हथियार हैं जो आपको, आपकी पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। और बच्चे उस और आकर्षित होते चले जाते हैं और धीरे धीरे अपने ही परिवार से, अपने ही दोस्तों से, अपने ही कुनबे से कटते चले जाते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर यही सवाल है कि आखिर कैसे इतना इजी हो रहा है। मैं अनुज माथुर जी आपसे एक चीज समझना चाहूंगी। हाल ही में जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने छापेमारी की थी तो भट्टी नेटवर्क से जुड़े हुए कई सारे संदिग्धों को पकड़ा था। आप सेना और इंटेलिजेंस के नजरिए से इस डिजिटल भर्ती मॉड्यूल को कैसे देखते हैं? जय हिंद। देखिए,
ये जो जिस प्रकार का टेररिज्म अब पाकिस्तान रिजॉर्ट कर रहा है, उसकी मैं आपको एक वजह एक साधारण सी बात बताता हूँ। ये जो हमारे जो पहले सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत, वो हमेशा कहा करते थे कि हमें 2.5 फ्रंट पे युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, और जो आधे फ्रंट की वो बात करते थे, वो आधा फ्रंट भारत के अंदर है। और ये आधा फ्रंट भारत के अंदर क्या है? ये पिछले कई दशकों से पाकिस्तान ने भारत में एक बहुत जबरदस्त इकोसिस्टम बना रखा है। मैं आपको ड्रग उसके ऊपर लेकर के आऊंगा। इकोसिस्टम बना रखा है जो कि भारत में रह करके, भारत के ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर घुस करके और अपने आप को यहाँ पर इस प्रकार से उन्होंने, चाहे उनको स्लीपर सेल्स कहिए, ओवरग्राउंड वर्कर्स कहिए, मैंने कई ऐसे लोग इन लोगों के साथ डायरेक्ट 1-on-1 हैंडल किया हुआ है। तो ये इकोसिस्टम जो है वो उसकी मदद करता है। अब उस बैकग्राउंड में अगर हम देखें तो ये जो मॉडल है नार्को टेररिज्म का और डिजिटल टेररिज्म का, उसमें 3 चीजें चलती हैं साइमल्टेनियसली। एक, सोशल मीडिया के माध्यम से वो भर्ती करते हैं, जैसा कि वो मैडम अभी बता रही थी कि वो सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि आप किस प्रलोभन से आप उसमें फंस सकते हैं, आपकी कमजोरी ऑफ सॉर्ट्स पता लगाने की कोशिश करते हैं। ज्योति मल्होत्रा जैसे लोग जो नेम और फेम के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, तो उनको उस प्रकार से हैंडल किया जाता है। कहीं कोई से और तरीके से, कहीं पैसे का लालच, कहीं किसी और चीज का लालच, तो सोशल मीडिया के माध्यम से भर्ती होती है। फिर ड्रग्स के माध्यम से फंडिंग होती है। देखिए, एक बात आप समझने की आवश्यकता है, गोल्डन क्रेसेंट कहते हैं। गोल्डन क्रेसेंट है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग जो माफिया या ड्रग कार्टेल है, वो इन 3 देशों में है, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान। इसको गोल्डन क्रेसेंट कहते हैं ड्रग्स का। तो उससे तमाम फंडिंग अरेंज की जाती है। और तीसरा होता है कि हथियार इनको मुहैया कराए जाते हैं और उन हथियारों के मामले से के माध्यम से यहाँ पर हिंसा कराई जाती है। और इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, उसको भट्टी जैसे लोग उसको प्रयोग में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, हमारे विजिल की वजह से, हमारे एंटी इन्फिल्ट्रेशन डिप्लॉयमेंट की वजह से इन्फिल्ट्रेशन होना बहुत कम हो गया है। और ये उनको एक बहुत बेहतर तरीका मिल गया है कि जो व्यक्ति आज की तारीख में लगभग हर एक सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव है, और उस सोशल मीडिया पर अगर आपको थोड़ा सा रेडिकलाइज किया जाए, 1, 2, 4, 5 बार रेडिकलाइज करके, प्रलोभन देके, आपको आपके सामने छोटा गंदा शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, चारा डाल के वो आपको फंसाते हैं। और एक बार आप जब उसमें फंस जाते हैं, धीरे धीरे करके उसको बढ़ाते जाते हैं कि भाई आप 2 फोटो यहाँ की खींच के भेज दो, एयरपोर्ट स्टेशन की फोटो भेज दो, रेलवे स्टेशन की फोटो भेज दो, जो कि वो आप अगर आपको याद हो तो ज्योति मल्होत्रा, और फिर उसके बाद उसके लिए कुछ 2,000 रुपए, 10,000 रुपए ऐसे पैसे दिए जाते हैं, और ऐसे कर करके आपको वो इवेंचुअली उसके बीच में ले आते हैं। तो 2 तरीके के लोग इसमें होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जिनसे सिर्फ वो इंफॉर्मेशन चाहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको वो कल्टीवेट करते हैं। उनको पहले रेडिकलाइज किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है, और फिर उनको कल्टीवेट किया जाता है। जैसे कि एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल हमने अभी बस्ट किया था, जहां पर बड़े बड़े डॉक्टर्स कश्मीर से लेकर के और हरियाणा तक उसमें इन्वॉल्व थे। उन लोगों को भी इसी प्रकार के सिस्टम से उनको प्रलोभन देकर के और उनको इसमें शामिल किया गया था। तो ये 2-3 तरीके हैं जिनके तरीके से वो कर रहे हैं, और उसकी वजह यही है कि वो फिजिकल इन्फिल्ट्रेशन उतने बेहतरी से कर नहीं पा रहे हैं, और ये उनको एक बहुत अच्छा और प्रभावी माध्यम मिल गया है। गेमिंग के तरीके से घुसते हैं, हर किस्म के तरीके से वो आपको इस पूरे सिस्टम में ला करके फिर आपका लाभ उठाते हैं। ठीक है, हमारे साथ एनके सूद हैं, पूर्व ऑफिसर हैं रॉ के। सूद साहब, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगी कि अभी जो हम जिस तरह से देख रहे हैं, भट्टी जैसे इंसान जो कि पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, सोशल मीडिया के जरिए वो युवाओं को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, क्या आप इसे सिर्फ एक गैंगस्टर देखते हैं, या फिर आईएसआई का एक सोचा समझा हाइब्रिड वॉर जो यहाँ के युवाओं को प्रलोभन देकर उन्हें फंसा रहा है अपने जाल में? और देखिए, इससे पहले जब हम देखते थे तो आईएसआई सीधा आतंकी भेजता था, आज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के जरिए उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या आईएसआई की ये जो बदली हुई टेक्निक है, इस पर हम लोग कैसे काउंटर स्ट्राइक कर रहे हैं? देखिए, ऐसे एक्चुअली के इसमें पूरा आईएसआई इन्वॉल्व है। देखिए, आईएसआई के जो हेडक्वार्टर्स हैं कई जगह, वहां पे ना कमरे बने हुए हैं जहाँ पे लड़कियों को बिठाया जाता है,
लड़कियां यहाँ से सोशल मीडिया पे बात करती हैं किसी के साथ, फेसबुक पे बात करती हैं और अपने आप को हिंदू बताती हैं और उनके पीछे भगवान की फोटो भी लगी होती है। और इसी तरीके से किसी न किसी को ट्रैप करके उसके बाद जब उनसे बातचीत हो जाती है तो थोड़ी सी नजदीकियां हो जाती हैं, फिर वो अपनी कुछ कोशिश करते हैं उनको और ज्यादा इन्फ्लुएंस करने की, और उसके बाद जब आदमी उसमें कुछ फंस जाता है, जैसे कुछ अपनी इस टाइप की फिगर दिखाई या फोटो दिखाई जिससे आदमी इन्फ्लुएंस हो जाता है, तो उसके बाद उसको ब्लैकमेल करती हैं। ये एक आम तरीका है आजकल का। पहले जो काम किया जाता था वो किया जाता 3W से, यानी कि पैसा, वाइन और इवन लेडीज को यूज किया जाता इस चीज के लिए। और आज क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है और इसी तरीके से वो काम कर रहे हैं, और आई से इस टाइम पे बड़े लॉन्ग टर्म पे या बड़े प्रॉपर तरीके से काम कर रही है लोगों को फंसाने का। और स्पेशली वो टारगेट करते हैं लोग इस टाइप के जो किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के हों, डिफेंस के हों या फॉरेन सर्विस के हों या उनके अच्छे कनेक्शन हो। और जब एक बार आदमी गलती करता है तो फिर उससे निकल नहीं सकता। ये दलदल है जिसमें आदमी फंस गया, वो फंसता ही जाएगा। ठीक है मुकेश चौधरी जी, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगी कि सबसे पहले सोशल मीडिया पुलिसिंग क्या है, और मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, हम लगातार इस चीज के लिए चर्चा कर चुके हैं हमसे पहले भी आपसे, ऐसे अकाउंट्स जो पहले से संदिग्ध नजर आते हैं इन्हें ऑटोमेटिकली ब्लॉक क्यों नहीं किया जा रहा है? हमारी साइबर टीम्स या हमारा साइबर कानून कहां पर ऐसी चूक है या कौन सा ऐसा लूप होल है जिसकी वजह से इनका ये जो पूरा नेटवर्क है ये फल फूल रहा है? जी एक्चुअली इसके अंदर इतना सिंपल नहीं होता है, काफी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। जैसे अकाउंट जो है, अकाउंट में एक तो ज्यूरिसडिक्शन का काफी इशू आता है कि किस कंट्री का अकाउंट है और उसे कहाँ रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। हाँ, सर्टेन गवर्नमेंट के पास में प्रोविजंस होते हैं कि उसे इंडिया में रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए अगर ऐसा कोई सस्पिशियस अकाउंट आइडेंटिफाई होता है। तो ये ओवरऑल जो प्रैक्टिस है बेसिकली ये साइबर पेट्रोलिंग एक्सरसाइज के अंडर आती है। जैसे पुलिस जो रूटीन में पेट्रोलिंग करती है, फील्ड में पेट्रोलिंग करती है, ऐसा ही इंटरनेट पे और साइबर पेट्रोलिंग करने की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे डेडिकेटेड विंग्स और डेडिकेटेड डिपार्टमेंट्स उस लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं जितना साइबर पेट्रोलिंग आज के टाइम पे होना चाहिए, जिसकी रिक्वायरमेंट है। कुछ हद तक होता है, इंटेलिजेंस एजेंसीज कुछ हद तक करती हैं, बट पुलिस डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिस लेवल पे साइबर पेट्रोलिंग होनी चाहिए वो अभी नहीं हो रही है। उसको और बढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अकाउंट हैं वल्नरेबल। जैसे लेट अस सपोज के अगर कोई एक्टिविटी हो रही है जो एंटी नेशनल है और उसमें कुछ इंडियन अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं जो एक्टिवली उस पर कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और अपनी कुछ प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं, तो उन अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना अगर इंडियन एजेंसीज टाइमली आइडेंटिफाई कर लेती है तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है। बट अगर मान लीजिए कि पाकिस्तान से अक्रॉस से वहां से कोई बैठी एजेंसी अगर उन्हें आइडेंटिफाई कर रही है तो वो उन्हें पोटेंशियल उनमें नजर आता है और उनको वो फिर पिच करते हैं, अप्रोच करते हैं और वहां से उनकी हायरिंग होने का प्रोसेस शुरू हो जाता है कि हाँ ठीक है आप हमारे लिए काम करो और आपको पैसे मिलेंगे। तो एक तो होता है कि उनके सोशल मीडिया एक्टिविटीज को मॉनिटर करना। अगर आप मॉनिटर नहीं करेंगे कोई और मॉनिटर करेगा, अगर आप समय रहते नहीं रोकेंगे तो कोई उसका फायदा उठाएगा। तो एक तो ये समय रहते एजेंसीज को करना जरूरी है। दूसरा, इसके साथ जो बहुत बड़ी समस्या है जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो गेमिंग प्लेटफॉर्म्स है, इतने सारे गेमिंग प्लेटफॉर्म्स है जहां पे चैट रूम्स होते हैं, वहां पे आपस में ग्रुप्स बना के लोग फ्रेंड्स बन के रैंडमली किसी के साथ में भी आप गेम खेल सकते हो। वहां से आपकी बातचीत होती है, हाय हेलो होती है, दोस्ती होती है और आपको पता ही नहीं होता है कि वो सामने वाला व्यक्ति पाकिस्तान से है और उसने आपको टारगेट किया है और उसने धीरे धीरे आपसे दोस्ती बढ़ा ली, नजदीकियां बढ़ा ली और अब आपको उसने हायर कर लिया और आपको ये पता ही नहीं चल पाता कि आप ISI के लिए काम करने लगे। तो बहुत केसेस ऐसे भी हैं। सीधी हायरिंग और सीधे रिक्रूटमेंट वाले केसेस ऐसे भी हैं जहां पे पाकिस्तान से, मतलब मैंने ऐसे केसेस भी हैंडल किए हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए, जहां पे डायरेक्टली अप्रोच करना शुरू करते हैं जो बॉर्डर एरियाज में लोग रहते हैं, जैसे बीकानेर हो गया, बाड़मेर हो गया, जैसलमेर हो गया, यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके सोशल मीडिया अकाउंट पे डायरेक्टली अप्रोच करना शुरू करना कि भाई ठीक है आप हमारे लिए कुछ काम करो, आपको पैसे मिलेंगे। अब 100, 50, 200, 300, 500 लोगों को लिए अप्रोच करोगे, शायद 2-3 लोग सीधे हाँ करते हैं। तो ये सीधी अप्रोच भी होती है जहां पे सामने वाले के प्रोफाइल पे कोई गतिविधि नहीं हो रही, कोई संदिग्ध भी नहीं लग रहा, फिर भी सीधा अप्रोच करके देखो क्या पता कोई हाँ कर ही दे। तो इसमें 2-5% चांसेस होते हैं कि लोग हाँ कर देते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं। और कुछ अच्छे लोग ऐसे भी होते हैं जो एजेंसीज को आके इन्फॉर्म करते हैं कि ऐसा हमें किसी ने अप्रोच किया है और वो इस तरीके से एंटी नेशनल एक्टिविटी करने के लिए बोल रहे हैं। तो इसकी अवेयरनेस होना, कुछ लोग सेल्फ अवेयर हैं जो रिपोर्ट कर पाते हैं और इसकी अवेयरनेस के एंटी नेशनल एक्टिविटी पे आपके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है और कितना सीरियस हो सकता है, ये इसकी अवेयरनेस मुझे लगता है कि काफी कम है, इसको बढ़ाना चाहिए। ठीक है अनुज माथुर जी, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगी। भट्टी जिस तरह से पाकिस्तान से है लेकिन वो ऑपरेट कर रहा है खाड़ी देशों में बैठकर,
क्या कर रहा है, भारत के खिलाफ स्लीपर सेल तैयार कर रहा है, वो भी तीसरे, अगर हम देखें तो तीसरा देश अब इसमें इन्वॉल्व हो गया। ऐसे व्यक्तियों के सामने, इंटेलिजेंस के सामने क्या चैलेंजेस होते हैं ऐसे व्यक्तियों की अरेस्टिंग के लिए? देखिए, आजकल इतना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया है कि जो पूरी दुनिया है वो एक हो गई। इसमें आपको किसी फिजिकल किसी जगह पर होने की आवश्यकता नहीं है। जो पहले फिजिकल इन्फिल्ट्रेशन होता था चारुल, वो इन्फिल्ट्रेशन अभी डिजिटल इन्फिल्ट्रेशन हो गया है। और डिजिटल इन्फिल्ट्रेशन करने के लिए आपको किसी पाकिस्तान में या भारत में होने की आवश्यकता नहीं है। आप अफगानिस्तान में बैठ करके, आप मलेशिया में बैठ के, जर्मनी में बैठ करके आप कुछ भी काम कर सकते हैं, क्योंकि आप कनेक्टेड हैं और आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं। देखिए, इसमें दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि उनके दो तीन मकसद हैं। क्या चाहते हैं वो? पाकिस्तान का, आईएसआई का रियल एजेंडा क्या है, हमको ये समझने की आवश्यकता है। हम समझते हैं पाकिस्तान का एजेंडा है कश्मीर। कश्मीर नहीं है पाकिस्तान का एजेंडा। पाकिस्तान का रियल एजेंडा है टू रिमूव इंडिया एज थ्रेट, भारत को एक खतरे के तौर पर हटाना। और उसके लिए वो ये चाहते हैं कि भारत की युवा पीढ़ी जो है वो नशे में डूबे। गैंगस्टर संस्कृति जो है, आजकल आप देख रहे हैं किस प्रकार के लोग, किस प्रकार चीजें यहाँ बढ़ती चली जा रही हैं। संगठित अपराध जो है वो बढ़े, समाज में किसी प्रकार की कटुता पैदा हो, और उसको करने के लिए आपको पाकिस्तान में बैठने की जरूरत नहीं है। आपके आका पाकिस्तान में बैठे हैं। आईएसआई वाले हार्डवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर, हर चीज वो दे रहे हैं, लेकिन आप दुबई में बैठ करके या किसी और जगह बैठ करके इस काम को अंजाम दे सकते हैं। अब देखिए, जहां तक सवाल अंतरराष्ट्रीय नियमों का है, उसके बहुत बड़े कॉम्प्लिकेटेड नियम होते हैं, लेकिन अगर इसमें डायरेक्ट संलिप्तता अगर सिद्ध हो जाती है तो हम उसको रिपेट्रिएट करवा करके या अरेस्ट को, उसके भी तरीके हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन उनका जो मकसद है वो समझने की आवश्यकता है। उनका उद्देश्य है कि वो हमारे जो सुरक्षा बलों के संसाधन हैं, वो संसाधन टुकड़ों में बंट करके और जगह जगह फैल जाएं। कहा जा रहा है, जो इस नार्को टेरर मॉड्यूल की हम बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लगभग 900 लोग इसमें ऑलरेडी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर उस 900 में से 10, 12, 15% भी उन्होंने एक साथ एक्टिव कर दिए, तो लगभग 100 लोग भारत के हर कोने में होकर के आपके पास इस प्रकार की एक्टिविटी करने के लिए रेडीली अवेलेबल होंगे, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। और ये पूरे देश में फैले हुए हैं, क्योंकि फिर वही बात, इनको एक जगह होने की आवश्यकता नहीं है। जहां इनको अपना एक्टिविटी करनी है वहां भी होने की इनको आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए जरूरी है कि हम इनके ऊपर टेक्नोलॉजिकली इस प्रकार से इनके ऊपर जाल लगाएं। इसमें होल ऑफ ए नेशन अप्रोच की आवश्यकता है। देखिए, ये सिर्फ सुरक्षा एजेंसियां और सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसियां, मुझे नहीं लगता कि इस बात को इस चीज से पूरी तरह से उभर करके सामने आ सकती हैं। मेरे हिसाब से इस प्रकार के जो मॉड्यूल्स होते हैं, उनको काउंटर करने के लिए हर एक व्यक्ति को, मुझे लगता है हर एक व्यक्ति को एक सोल्जर की तरह से एक्टिविटी करनी पड़ेगी। कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी होती है, कोई भी इस प्रकार की बात होती है, मान लीजिए कोई मुझे प्रयास कर रहा है मुझे इसमें घेरने का, उसमें इन्वॉल्व करने का, तो सही समय पर सही एजेंसीज को उसकी खबर देना या ऐसे इस झांसे में ना पड़ना, इस प्रकार की बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत आवश्यक हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं समझता हूं, अवेयरनेस है, एडुकेशन है। आपको सिक्योरिटी की अवेयरनेस और सिक्योरिटी के बारे में एडुकेट करने की आवश्यकता है। सभ्य समाज को, हर व्यक्ति को इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए कि वो जाने अथवा अनजाने में कोई इंफॉर्मेशन इस प्रकार की बाहर भेज रहा है जो कि उसकी देश की सुरक्षा के लिए एक खतरा बन सकती है। तो मेरा ये मानना है, होल ऑफ ए नेशन अप्रोच, हर एक के साथ अवेयरनेस और टेक्नोलॉजिकली आप इनको। लेकिन ये साइकोलॉजिकल वॉर जो है, इस पर भी चर्चा करनी जरूरी है, क्योंकि साइकोलॉजिकली जिस तरह से हमारे युवाओं को, हमारे यूथ को कैप्चर किया जा रहा है, यहाँ पर एक बड़ा चैलेंज ये भी है। मैं जो हमारे साथ साइकेट्रिस्ट हैं उनसे बात करती हूँ। डॉक्टर मनीषा, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगी, क्योंकि इस पूरे मामले में ड्रग्स का एंगल भी निकलकर सामने आ रहा है। पहले युवाओं को लत लगाना ड्रग्स की, उसके बाद पहले छोटी फिर बड़ी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कराना, उसके बाद उन्हें क्राइम में झोंकना, ये जो एक दुष्चक्र बना हुआ है, इसे ये कैसे ह्यूमन माइंड को या फिर हमारे जो यूथ है उसे प्रभावित कर रहा है? देखिए, ड्रग्स जो होता है एक बहुत इजी मोड होता है किसी के भी माइंड को चेंज करने का, क्योंकि जो नशा है
वो आप एक बार किसी को अगर दे देते हैं, हम सिंपल, बहुत सिंपल तरीके से अगर बात करते हैं तो अमूमन अगर हम अपनी जनता में देखें तो लोग ज्यादातर चाय पीते हैं। जो चाय पीने वाले हैं रेगुलरली, अगर उनको समय पे चाय नहीं मिलती है तो उनकी बॉडी दर्द करती है, हेडेक होने लगता है, एंड इट इज डिफिकल्ट फॉर देम कि वो अपना दैनिक क्रिया जो रोज के काम है वो भी रेगुलरली नॉर्मली कर पाए। तो अगर ये तो एक सिंपल सी चाय है, वही अगर उसकी जगह उनको नशा दिया जाता है, आजकल जो बच्चे एमडी ले रहे हैं, पेरुआना, चरस, गांजा और तरह तरह के जो नशा लेते हैं, तो नशा तो बहुत ज्यादा ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, तो उसकी वो एक डोज अगर उनको नहीं मिलती है तो उनकी बॉडी बहुत बुरी तरह से रिएक्ट करती है, उसकी क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है और उस नशे के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। तो दैट इज अ वेरी इजी सोर्स किसी को भी अपने मर्जी का काम करवाने के लिए। और नशा के हाँ आज क्या है, एक बार तो जीवन में कुछ भी ट्राई करना चाहिए। ये एक सिंपल मोड है यूथ को, अडोलेसेंट्स को, जो टीनेजर्स हैं, स्पेशली ओल्डर इयर्स, 16-17 साल वाले जो बच्चे होते हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कि चल लेके देखते हैं क्या यार क्या फर्क पड़ता है। और उसके बाद उनको दिलाने के लिए वो एक कश से उनको नहीं फर्क पड़ता है, वो एक कश से जो उनको अच्छा फील गुड फैक्टर आता है, जो थ्रिल आता है, उसके लिए उनको फिर दूसरी बार में 2 लेना पड़ता है, 3 लेना पड़ता है और धीरे धीरे उसको पाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए डोज जो है वो बढ़ने लगती है। एनके सूद सर, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगी कि अभी जो हम ये एक सिस्टम देख रहे हैं, यानी भारत में हेरोइन भेजना, हथियार भेजना, ये 90 के दशक की यानी डी कंपनी का जो पुराना एक नार्को टेररिज्म था, क्या ये उसका नया डिजिटल और खतरनाक वर्जन है जो हम इस वक्त देख रहे हैं? बिल्कुल, आप देखिए बॉलीवुड के अंदर पूरा दाऊद इब्राहिम घुसा हुआ था और वहां से सारे काम किए जाते थे, ड्रग्स भी दिए जाते थे, यहाँ पे स्मगलिंग भी की जाती थी, आर्म्स भी आते थे। उसके बाद सिस्टम चेंज हो गया, यानी कि लैंड के रास्ते से आना शुरू हो गया और लैंड के रास्ते में जब हमने पाकिस्तान के बॉर्डर पे सारा सील कर दिया तो ड्रोन्स के रास्ते से आना शुरू हो गया, फिर नेपाल के रास्ते से आ रहा था और एक देखा जाए तो म्यांमार के रास्ते से बहुत से ट्रक आ रहे हैं। म्यांमार के अंदर तो सिचुएशन ऐसी है कि वहां पे टनल खुदी हुई है, जिस टनल के अंदर ट्रक म्यांमार से घुस के इंडिया के अंदर आ जाता है और इसीलिए गवर्नमेंट ने वहां पे जो उनका बॉर्डर हमारा लगता है 1643 किलोमीटर का, उसकी पूरी फेंसिंग का काम किया, लेकिन फेंसिंग में लगेंगे 10 साल, स्मार्ट फेंसिंग की जा रही है और 30,000 करोड़ यहाँ पे खर्च किया जाएंगे। अब जो नया रूट निकला वो है निकला बांग्लादेश का। इससे पहले सी के रास्ते से ड्रग्स आते थे, आपको पता होगा, इवन टेररिस्ट आए थे सी के रास्ते से। उस टाइम पे इंडिया ने एक्शन लिया था, यानी कि जो हमारे बैकयार्ड पे कंट्रीज हैं सी के अंदर, मॉरिशस, सेशल्स और मालदीव, वहां पे इंडिया ने 10 रडार लगाए थे और ये रडार की फोटो इंडिया के अंदर रेगुलरली आती है और जो भी शिप वहां से पास करता है उसकी खबर आ जाती है और अगर वहां से डो पास करता है जिसके अंदर ड्रग्स आते हैं तो उसकी भी खबर आ जाती है, उसकी इंफॉर्मेशन आ जाती है, उसकी फोटोग्राफ आ जाती है। इसी तरीके से श्रीलंका के आसपास भी हमने अपने कैमरास लगाए हुए हैं, स्पेशली आपके जो रडार के साथ। तो अब बॉर्डर पे भी सारे लगाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों के अंदर बहुत सा जो ड्रग्स आया था पाकिस्तान के रास्ते से पकड़ा गया। इवन आप देखिए जो हमारा एक कंट्री है मॉरिशस, ओमान, वहां पे भी जो भी शिप पास करता है वहां से उनके डोकम बोर्ड से उसकी भी इंफॉर्मेशन आ जाती है। इसीलिए इंडिया ने ये तो इस पे कंट्रोल कर लिया, लेकिन फिर लक्षद्वीप जो एक सेंटर बना था ड्रग का सी के अंदर, वहां पे इंडिया ने एक नेवल बेस बना ली जिससे ये काम भी रुक गया। इंडियन गवर्नमेंट बहुत से काम कर रही है, लेकिन जो हमारे दुश्मन है या हमारे स्मगलर्स हैं वो नया नया रास्ता ढूंढते रहते हैं और सीआईए उनको सपोर्ट करती है। आज जो ड्रग्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके ड्रोन्स के थ्रू, यहाँ से आर्म्स एमुनिशन भी आते हैं। तो एक्चुअली ये ड्रग्स भेजने का जो उनका पर्पस है कि हमारे यूथ को पूरे तरीके से कंट्रोल किया जाए और दूसरा पर्पस है कि हमारे जो यूथ हैं उसके थ्रू हमारे कंट्री की इंफॉर्मेशन ली जाए। तीसरा काम होता है कि हमारे यूथ को इनकेपेबल किया जाए। साथ में ये हमारी इकोनॉमी को हार्म करना चाहते हैं, साथ में इनके थ्रू यहाँ पे जो पैसा जनरेट होता है उससे इंडिया के अंदर टेररिज्म फैलाते हैं। तो ये पांचों काम किए जा रहे हैं पाकिस्तान के ऐसे के द्वारा, लेकिन हमारी एजेंसीज भी इनको काउंटर कर रही हैं और धीरे धीरे पे कंट्रोल लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये जो प्रोसेस है ऑनगोइंग है, इसको आप कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। जैसे पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म कभी खत्म नहीं होगा। आपसे समझना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा कि आप इसे कभी खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसे हैंडलर्स को जो कि भारत में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इनके इस पूरे हैंडल को या इनके पूरे नेटवर्क को कमजोर करने के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे या क्या किया जाता है एजेंसीज की ओर से? आप क्योंकि रॉ में अधिकारी रहे हैं, किस तरह से इन्हें डिकोड किया जाता है, कैसे इन्हें कमजोर किया जाता है? देखिए हमारे लोग कुछ काम कर रहे हैं जिसकी मैं आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। फिर एक और आपने देखा होगा कुछ खबरें आ रही हैं, इंडिया के कुछ दोस्त बैठे हैं पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान के अंदर ऐसे काम करते हैं उनको उड़ाया जा रहा है।
अब कौन कर रहा है, लेकिन हमारे दुश्मन भी है तो दोस्त भी है जो इंडिया से बाहर बैठे हैं, काम किया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कैसे काम किया जा रहा है। तो बहुत से काम किए जाएंगे, देखिए जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है उसका काउंटर भी ढूंढता है। पाकिस्तान कुछ करता है तो हम उसके साथ चलने लग जाते हैं, उनके साथ इंफॉर्मेशन लेते हैं कौन कैसे कर रहा है। एक आदमी जिसने पाकिस्तान के अंदर एक हमारे देवी के ऑफिसर को किडनैप किया था, बाद में पता चला कि नेपाल के अंदर उसको 2017 में किडनैप कर लिया, पता ही नहीं कौन किडनैप करके चला गया। देखिए एजेंसीज काम करती है, हमारे जो लेकिन दोस्त हैं वो भी कुछ काम करते हैं। पाकिस्तान के भी दोस्त हैं जो हमारे इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। इंडिया के कुछ फ्रेंड बैठे हैं फॉरेन के अंदर, जिसका नाम हमारे एजेंसीज को पता है, जिसका नाम हमारी गवर्नमेंट को पता है। तो ये काम चल रहा है, चलता रहेगा और इसी तरीके से काउंटर भी चलता रहेगा। ठीक है, एक चीज और मैं समझना चाहूंगी, भट्टी जिस तरह से हथियार बेच रहा है या हेरोइन बेच रहा है, ये पैसा जो आ रहा है इसका इस्तेमाल भी भारत को खोखला करने के लिए किया जा रहा है। ऐसे में ये जो पैसे का फ्लो है, इसे रोकने के लिए फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को कितना अपग्रेड करने की जरूरत है? देखिए बेसिकली मुझे लगता है कि हमारी एजेंसीज अच्छा काम कर रही हैं। और आपको मैं एक और बात बता दूं, जैसे हमारी मूवीज फिल्में जो रिलीज होती थी इंडिया के अंदर तो रिलीज होती ठीक है, जो इंडिया के अंदर बाहर रिलीज होती थी स्पेशली यूरोप के अंदर, उसके लिए भी कुछ लोग बैठे थे पाकिस्तानी फॉरेन के अंदर और उनको दाऊद कंट्रोल करता था। जो भी पैसा वो जनरेट करते थे, क्योंकि जिनकी फिल्में रिलीज होती थी सिर्फ मुसलमानों को छोड़ के उनकी फिल्में रिलीज करने में दिक्कत होती थी और वो खुद ही प्रोड्यूसर बन जाते थे, डायरेक्टर या डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते थे। उनके बाद कुछ लोग पकड़े गए पाकिस्तान के अंदर, ब्रिटेन के अंदर और आपके यूएस के अंदर, उन पे भी एक्शन लिया गया, उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। और फिर साथ में जो हमारे बॉलीवुड के लोग हैं उनको भी समझ में आ गया कि अगर इनसे कनेक्शन लगेंगे तो हमारा भी नंबर आ सकता है। तो मतलब क्या है कि डर का माहौल तो बनाना ही पड़ता है। एजेंसी चुपचाप काम करती है, बहुत सी बात नहीं जो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। एक का नाम मैं आपको दे दूंगा, टोनी एशाई, जो यूएस के अंदर बैठा है, कश्मीरी था, फिल्में बाहर रिलीज होती थी, जब भी बॉलीवुड के लोग वहां जाते थे तो उनको एंटरटेन करता था, उनके साथ वहां प्रोग्राम करता था और यहाँ से उनका प्रोग्राम चलता था और किसी को शक भी नहीं था। फिर मैंने इसके ऊपर कुछ चर्चा भी की थी मीडिया के ऊपर। उसके बाद टोनी एशाई को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। फिर आती टिको का नाम आपने सुना होगा, बड़ी भारी जर्नलिस्ट है, उनको उसने धमकी दी थी क्योंकि उसने कुछ आर्टिकल लिखा था, कुछ वीडियो बनाया था, धमकी दी थी उसको कि आपको मैं कोर्ट में ले जाऊंगा। फिर मैंने भी उस पर प्रोग्राम बनाया, शायद रॉक आदमी सोच के मुझे उसने धमकी देता तो मैं अपना इंतजाम कर लेता। लेकिन देखिए बेसिकली क्या है कि मीडिया को बहुत ज्यादा यूज किया जाता था, इवन आपके बॉलीवुड को यूज किया जाता है पैसे जनरेट करने के लिए, लेकिन आज वो काम नहीं हो रहा। इवन जो फेक करेंसी का काम था उससे भी जो पैसा जनरेट होता था पाकिस्तान के ऐसे को, उसको पाकिस्तान की इकोनॉमी आर्म्स खरीदने में और साथ इंडिया के अंदर टेररिज्म करने के लिए किया जाता था। ठीक है, हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट भी हैं मुकेश चौधरी। मुकेश जी, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगी कि आजकल जो हम देख रहे हैं, चाहे व्हाट्सएप देख ले या अधिकतर ऐप्स में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है, ऐसे में यहाँ पर जो चैट्स हो रही हैं, आपको याद होगा क्योंकि मामला जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, वहां पर भी एजेंसी की ओर से क्लियर कह दिया था कि ये हमारी प्राइवेसी है, हमारे यूजर की प्राइवेसी है, हम इसे डिकोड नहीं कर सकते हैं। ऐसे मामले में इन चैट्स को कैसे डिकोड किया जा सकता है और क्या इसका तरीका है कि अगर ऐसी कोई चैटिंग चल रही है, ऐसा कोई ग्रुप्स हैं, तो उसकी जानकारी जो है एजेंसियों पर पहुंच जाए, साइबर टीम्स पर पहुंच जाए? इसके लिए जो जनरली ऑपरेशंस में हम करते हैं या मल्टीपल एजेंसीज अपने लेवल पे कर रही हैं, वो उस केस के अंदर ऑफेंसिव ऑपरेशंस होते हैं। मोबाइल फोन्स को कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, हैक किया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट का भी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, उनका भी बीच में जजमेंट आया था कि कंट्री की सिक्योरिटी और सोवरेनिटी के लिए अगर मोबाइल फोन को कॉम्प्रोमाइज किया जाए तो वो गलत नहीं है, सही है। तो ये किया जाता है, हर कोई कंट्री करता है अपने लिए। तो ये ऑफेंसिव सॉल्यूशंस के थ्रू पॉसिबल है, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर जो एंड टू एंड एनक्रिप्शन दे रहे हैं वो खुद तो उसका सॉल्यूशन नहीं देंगे, वो एनक्रिप्शन ब्रेक करके चैट के रिकॉर्ड्स ऑफिशियली तो नहीं देते, बट हाँ ऑफेंसिव लेवल पे इसे किया जाता है। तो इसका तो यही सॉल्यूशन है। और कुछ हद तक इंटरसेप्शन होता है जो एजेंसीज करती हैं, जो 10 एजेंसीज ऑथोराइज्ड एंड सेंट्रल एजेंसीज, वो इंटरसेप्शन अपने लेवल पे करते हैं। बस उस इंटरसेप्शन के अंदर ये है कि हाँ चैट्स नहीं मिलती हैं, लॉग्स वगैरह मिलते हैं, कॉल लॉग्स वगैरह मिलते हैं, कम्युनिकेशन कौन किसके टच में है ये जानकारी मिलती है। तो ये जानकारी अपने लेवल पे वो कर पाते हैं। ठीक है, मैं एक चीज और समझना चाहूंगी कि कई सारी एप्स ऐसी होती हैं जिसमें ऑटोमेटिकली चैट डिलीट हो जाती है, ये कितना बड़ा चैलेंज है?
100% ये चैलेंज है, बिकॉज चैट अगर आप चैट ऑटो डिलीट नहीं भी करेंगे, टाइमर सेट उस पे जो डिलीशन का टाइमर सेट है वो टाइमर सेट भी नहीं करेंगे, तो भी आपके पास जैसे सिंपली अगर आप सिर्फ इंस्टाग्राम की भी बात करते हैं एग्जांपल के लिए, तो इंस्टाग्राम पे भी आपने हाई करके सेंड किया मैसेज, उसे अनसेंड करने का ऑप्शन आता है, तो सामने वाले की स्क्रीन से भी गायब हो जाता है और आपके यहाँ से भी गायब हो जाता है, तो अब आपको नहीं पता कि आपने हाई भेजा था या हेलो भेजा था। तो ये चैलेंजेस तो हैं और ये चैलेंजेस रहेंगे। इसके अलावा और बहुत सारे चैलेंजेस हैं इंटरनेट के ऊपर, बट इसका सॉल्यूशन अल्टीमेटली यही है कि एजेंसी एक्टिवली काम करती रहे और जो पर्टिकुलर टारगेट लग रहा है जैसे लेट अस सपोज टारगेट ए है, उस पे हमें पता है कि हाँ ठीक है इसका मोबाइल फोन हमारे लिए यूजफुल है और मोबाइल फोन कॉम्प्रोमाइज कर लिया, मोबाइल फोन का रिमोट कंट्रोल है, हमारे पास रिमोट एक्सेस है, अब वो हाय हेलो जो भी मैसेज लिख रहा है ऑटो डिस्ट्रक्शन टाइमर है, उससे फर्क ही नहीं पड़ता, हमारे पास तो सारे मैसेजेस है उसके, हम रियल टाइम सुनना चाहें कि क्या बातचीत हो रही है टेबल के पास, अगर यहाँ से मैं डैशबोर्ड से ऑन करता हूँ उसका माइक्रोफोन, तो उसके आसपास फोन के आसपास जो भी लोग हैं जो बातचीत कर रहे हैं वो रिकॉर्डिंग होगी, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करूंगा, रिकॉर्डिंग वहां से अपलोड होगी, उसके बाद में मैं डाउनलोड करके यहाँ पे सुन सकता हूँ कि क्या बातचीत हो रही थी फोन के सराउंडिंग। तो अगर ये टारगेट सही से किया जा रहा है तो ऑब्वियसली फिर उसके बाद में कोई भी टेक्नोलॉजी उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। चलिए ठीक है, तो अब सबसे अहम चीज़ यही है कि ये पूरा एक नेटवर्क जो फैल रहा है इसे कैसे ध्वस्त किया जाए। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, डॉक्टर मनीषा, मुकेश चौधरी जी, मेजर जनरल अनुज माथुर जी और एनके सूद जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। 5 का पंच में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए ज़ी राजस्थान के साथ। नमस्कार।